तो जब वोटिंग गिनती हो रही थी, पवार साहब वहाँ पे थे, तो मेरा मजाक करने लगे, बोले तुमको मना किया था यहाँ मत आओ। तो कौन थी? बोला सर मैंने यहाँ पे ये साबित कर दिया कि 42,000 लोग, 42,000 लोग आपको नहीं मानते। इस टाइप की प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अगर हम करते हैं तो अपनी कोई लायबिलिटी नहीं करते। बिल्कुल। जिसको मतलब हम इसमें अगर समझो किसी को ज्वाइन करते हैं, किसी को लाते हैं, तो सामने वाले ने पैसे दिया, उसकी कीमत का हमको प्रोडक्ट दे दिया, तो उनको मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जहाँ पे आज मेरा घर है ना, वहाँ पे आप भाड़े पे घर नहीं ले सकते। वहाँ पे खरीद के तो बात अलग है। हाँ, सफाले में, हाँ, सफाले या मीरा रोड में, हाँ, आप ऐसी सोसाइटी में आपका घर है। हाँ। नमस्कार, मैं साईनाथ सावंत और आप देख रहे हैं नॉलेज गेन फाउंडेशन का एक नया एपिसोड। जैसे कि हम अलग अलग क्षेत्र के सफल लोगों को आपके सामने लाते हैं और उनके जीवन प्रवास को आपके सामने खोल कर रखने का प्रयास करते हैं। आज भी एक बहुत ही बढ़िया अतिथि हमें मिले हैं, जिनके जीवन का लगभग 40 साल उन्होंने नॉन बैंकिंग और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लगाए हैं। उसके पहले वो पॉलिटिक्स में भी थे। उनके जीवन में अलग अलग जो भी यात्राएं उनकी हुई, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और वहाँ से हमें हमारे लिए क्या प्रेरणा घटक मिलते हैं वो देखेंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आज के मेहमान का आपसे मुलाकात करवा देता हूँ, जिनका नाम है मोतीलाल वर्मा जी। मोतीलाल वर्मा जी का नाम नॉन बैंकिंग सेक्टर में एक जाना माना नाम था। आज वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सफ़र कर रहे हैं। उसके पहले वो पॉलिटिक्स में थे। तो उनके बारे में, उनके जीवन प्रणाली के बारे में हम समझ लेंगे। उन्होंने जो सफलता हासिल की, क्या उनको ऐसे ही मिल गई या उसके लिए उन्होंने कुछ प्रयास किए, मेहनत की, कष्ट किए, ये हम जानने की कोशिश करेंगे और हमारे लिए एक रास्ता बनाने की कोशिश करेंगे। तो आइए ज़्यादा समय ना गंवाते हुए उनसे मिलते हैं और उनका स्वागत करते हैं। वर्मा साहब नमस्ते। नमस्ते सर। आज के इस एपिसोड में आपका तहे दिल से स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सावंत सर। थैंक यू। आपने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे दो शब्द बोलने के यहाँ पे मौका मिलेगा, अपने बारे में बताने को मिलेगा, लोगों को संदेश देने के लिए हमको यहाँ पे मौका मिला आपके माध्यम से, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने बारे में थोड़ा परिचय देना चाहता हूँ जी। मैं जो बेसिकली मतलब मेरा जो नेटिव प्लेस है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश और यूपी के बॉर्डर पे है। क्या बात है, तीनों राज्यों को तीनों राज्यों जोड़ने वाला। हाँ। और अगर देखा जाए तो हम लोग जो हैं बुंदेलखंड से हैं, जहाँ पे अहिल्याबाई होलकर जी महारानी थी हमारी, और वहाँ से बिठूर बहुत नज़दीक है। हमारी शिक्षा जो है कानपुर में हुई, जो औद्योगिक शहर बोला जाता है। औद्योगिक 10वीं तक मैंने वहाँ पे पढ़ाई किया। इंडस्ट्रियल एरिया बड़ा है, इंडस्ट्रियल एरिया बना है पूरा। जो अपना मिलिट्री का सामान है पूरा वहीं पे बनता है, चमड़े का उद्योग पूरा वहाँ पे है। और कॉटन के कपड़े के लिए बहुत फेमस है कानपुर, मतलब उसको औद्योगिक शहर बोला जाता है। तो मेरा 10वीं तक पढ़ाई वहाँ पे हुआ, कानपुर में, मतलब यूपी में हुआ। क्या बात है। हाँ, 10वीं तक पढ़ाई किया और उसके बाद मैं 76 में हाई स्कूल करने के बाद में मैं मुंबई आ गया। अच्छा। मुंबई आ गया। मुंबई में जोगेश्वरी में मेरी बहन सिस्टर रहती थी। मैं उनके बाद जोगेश्वरी में 6 साल तक। अच्छा। 6 साल रहने के बाद में हमारे जीजा जी का जो है प्रिंटिंग प्रेस था, तो वहीं पर प्रिंटिंग प्रेस का भी काम मैंने सीखा। मतलब कहीं जॉब नहीं किया मैंने, प्रिंटिंग प्रेस का ही काम मैंने किया। काम सीखने के बाद में फिर मैं वहाँ से कांदिवली चला गया रहने के लिए जी। और कांदिवली मैंने खुद का प्रिंटिंग प्रेस डाला। क्या बात है, जो सीखा वही किया। अभी सवाल यहाँ पे आया कि मैंने कोई जॉब क्यों नहीं किया, वो आप पूछेंगे बराबर। हाँ, लेकिन कैसा था, मुझे पहले से मतलब ऐसा जैसे कि मेरा ये टारगेट था कि मुझे जॉब नहीं करना है। जॉब क्यों नहीं करना है कि जॉब एक ऐसी चीज़ होती है कि हम उसमें जिंदा तो रह सकते हैं लेकिन धनवान नहीं बन सकते। बराबर। और जॉब करते हुए कैसा है, जॉब अगर हम किधर करते हैं ना, तो मुझे अपने घर पे जाने के लिए दूसरे से इजाज़त लेके जाना पड़ता है। बिल्कुल सही। धंधा है हमारा है, आज हमारा जाने का मन नहीं है, मैंने लॉक करके रखा है, घर पे है, कोई मेहमान आ गए हम आराम से। लेकिन अगर समझो मेरे घर पे कोई मेहमान आने वाले हैं और हम कोई जॉब कर रहे हैं, तो हमको बॉस को एक दिन पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा, या तो अगर सुबह में फ़ोन करके बताते हैं तो उसके डांट सुनना पड़ेगा कि आपने पहले क्यों नहीं बताया।
इसके लिए मैंने जॉब कभी चॉइस ही नहीं किया, और ना मेरे जो मित्र हैं उनको मैंने कभी जॉब करने की सलाह दी। चलो, छोटा बिजनेस करो लेकिन करो, बिल्कुल ऐसा जो है खुद का बॉस खुद बनो। हाँ, खुद का बॉस खुद बनो, और जो भी मतलब बिजनेस हो सके वो करो। तो ऐसा करते करते मैं मतलब प्रिंटिंग प्रेस में उसी माध्यम से मैं कभी कभी टाइम्स ऑफ इंडिया भी जाता था। वहाँ से हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे से भी अपना मुलाकात होता था, क्योंकि वहाँ पे एक पत्रिका निकलती थी धर्मयुग करके। धर्मयुग पत्रिका में बाला साहब जी जो है कार्टून बनाते थे। हाँ, कार्टूनिस्ट थे। वहाँ पे मतलब वो जॉब नहीं करते थे, लेकिन कार्टून के लिए उनको बुलाया जाता था। बराबर। वो अपना कार्टून वहाँ बुलाए, तो उनसे भी अच्छा अपना संबंध। वो वीकली था या डेली था? हाँ, वीकली था। हाँ, वीकली था। बाद में वो धर्मयुग बंद हुआ, तो सर का फिर सर ज़्यादा करके इन्वॉल्व हो गए अपने पार्टी में। फिर उनका मार्मिक आया, उसकी जिम्मेदारी मार्मिक आया, और उनका जो सामना है बाद में दैनिक आया, सामने वो अच्छा चलने लगा। मतलब वो व्यंग्य चित्रकार पहले ही एस्टेब्लिश थे। उनकी कुछ व्यंग्य चित्र जापान के या विदेश में भी प्रसिद्ध हो गए, ऐसा कहा जाता है। मतलब भारत के जो भी शीर्षस्थ व्यंग्य चित्रकार थे, जैसे आर के लक्ष्मण साहब हो, बाला साहब ठाकरे साहब हो, उनमें उनका ये नाम लिया जाता है। खैर, आपने कभी नौकरी तो नहीं की? नौकरी नहीं किया सर। आपने नौकरी नहीं की, और आपने अपने दोस्तों को, परिवार वालों को भी हमेशा कहा कि भाई नौकरी के चक्कर में मत पड़ो, कुछ अपना खुद का करने की। ये विचार आपके मन में बचपन से ही थे, या किसी का सुनकर, किसी के प्रेरणा लेकर आपके दिमाग में ये विचार बैठ गए? बचपन से, मतलब जैसे जब मैं पढ़ाई कर रहा था, जब से हमको समझ आया, हाँ, समझ आने के बाद में मैंने डिसाइड किया था कि मुझे नौकरी नहीं करना है। अच्छा। हाँ, नौकरी नहीं करना है, क्योंकि मैं ऐसा देखता था कि नौकरी करके लोग है ना अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते, दे नहीं पाते। जैसा वो मतलब एक जबरदस्ती जिंदगी जी रहे हो, जैसा जीना चाहिए लोगों को वैसा वो नहीं जी सकते। तो आपका रुझान पॉलिटिक्स की तरफ कब हुआ, और उसमें आपने कहाँ तक? पॉलिटिक्स तो सर मैं पहले से था, कांग्रेस में था। कांग्रेस में 91 में अचानक से मुझे ऐसा विचार आया कि हमें भी कोई ना कोई इलेक्शन लड़ना चाहिए। तो फिर मैं यहाँ से गया पूना से बारामती, और खासदार का इलेक्शन था। तो शरद पवार जी के सामने मैंने जो है, क्या बात है, शरद पवार जी के सामने मैंने जो है फॉर्म भर दिया, और 3 कैंडिडेट मतलब उसमें मेन थे, मैं था, पवार साहब थे, और प्रतिभा लोखंडे बीजेपी से थी। बीजेपी से थी। तो आप कांग्रेस से थे? नहीं, मैं अपक्ष करके। अच्छा, निर्दलीय थे। कांग्रेस से पवार जी थे। अच्छा, हाँ, उस वक्त वो उनकी पार्टी अलग नहीं हुई थी। तो मेरे अंदर भी इच्छा थी, लेकिन कांग्रेस से टिकट नहीं मिल रहा था, इसके लिए मैं रिजाइन देके। हाँ, बिल्कुल, वो तो जगह पहले से ही तय थी। तो हम लोगों ने, मैंने एक पार्टी बनाया था उस समय, भारतीय क्रांति दल। ओके। उसका मसाल जैसा जलता है वो पूरा मोनोग्राम बनाया था। उस पार्टी के माध्यम से जो है मैं वहाँ पे चुनाव लड़ा, और मुझे वहाँ पे 42,000 वोट मिले बारामती में। मतलब डिपॉजिट जब्त नहीं हुआ? डिपॉजिट जब्त नहीं हुआ। चलिए, अच्छी बात है। नहीं, डिपॉजिट जब्त हुआ। अच्छा। हाँ, ऐसा उसमें रूल है कि जो मेन उम्मीदवार है उनको जो वोट मिला है उसका 1/3 वोट आपको मिलना चाहिए। अच्छा, वो पवार साहब का तो लाखों का 5,70,000 वोट उनको वो उधर बारामती नहीं जाते तो भी उनका मिलता था। और प्रतिभा लोखंडे जी दूसरे नंबर पे थी, तीसरे नंबर मेरा था। तो जब वोटिंग गिनती हो रही थी, पवार साहब वहाँ पे थे, तो मेरा मजाक करने लगे, बोले तुमको मना किया था यहाँ मत आओ, लेकिन तुम लड़ने के लिए कौन तुम? बोला सर मैंने यहाँ पे ये साबित कर दिया कि 42,000 लोग, 42,000 लोग आपको नहीं मानते। सही बात है, बिल्कुल सही। और आपके और उनके लिए कोई वो बाहरी नहीं होता है, बाहरी या उधर का ही चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं। मतलब फिर मैंने बोला ऐसा नहीं वो आपका विरोध कर रहे हैं, बराबर। वो लोग मुझसे प्यार प्यार में उन्होंने हमको ये हो गया। उस समय पूरा दौड़ भोर वगैरह सब एरिया में घूमा। क्या बात। और वहाँ पे पूरा प्रचार किया, और पोस्टर लगवाए, बैनर लगवाए। मतलब वो आपने बड़े खिलाड़ी के सामने अपने आप को पेश किया, चाहे हार क्यों ना हो जाए, लेकिन एक बड़े योद्धा के साथ लड़कर हारने में भी बड़ी ये क्या बोलते हैं उसको, अबरू ज़्यादा मिलती है, उसमें इज्जत ज़्यादा मिलती है। खैर,
फिर पॉलिटिक्स की वहाँ तो असफलता मिली, चलिए आपका खर्चा भी हो गया। हाँ। फिर आप नॉन बैंकिंग की तरफ कैसे आकर्षित हुए और कब हुए? नॉन बैंकिंग के लिए 86 में जो मेरे एक दोस्त थे नारायण 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 करके, नारायण पाटिल, उन्होंने मेरा कोड निकाल दिया था। अच्छा। हाँ, नॉन बैंकिंग कंपनी में। तो वहाँ से मैं कर रहा था, तो धीरे धीरे करके मतलब वो हमको दिखाते थे, देखो मुझे है ना इतना आज इतना कमीशन आया, इतना। मैं कोई कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता। बराबर, नहीं हमें तो लेना भी नहीं। हाँ, लेना भी नहीं है। तो वो मुझे दिखाते थे मतलब देखो मेरा इतना कमीशन आया, इतना कमीशन आया, इतना कमीशन आया। फिर वो उन्होंने मेरा कोड निकाल दिया एज एजेंट। फिर वो कंपनी ने क्या किया, एजेंट का कमीशन कम कर दिया। अच्छा, कुछ महीनों बाद, कुछ महीनों बाद जब हम जुड़े, उसके बाद में कुछ दिन के बाद में कमीशन कम कर दिया। तो लोग इधर उधर मतलब दूसरी तरफ जुड़ने लगे। जुड़ते जुड़ते फिर मैंने दिसंबर 92 मैंने पल्स कंपनी ज्वाइन किया। मेरे एक मित्र थे GR मिश्रा जी, जो कांदिवली में रहते थे। मतलब आपने कंपनी चेंज कर दिया। कंपनी चेंज कर दिया। वहाँ पे क्या कमीशन कम हो गया, और लोग जो हमारे सीनियर थे वो भी हमको सलाह दे रहे थे कि अभी जिस तरह से हम यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं उस तरह से पैसे नहीं मिलेंगे, तो हम लोग कंपनी चेंज करते हैं। तो हम उनके साथ में जाके, हमारे दूसरे एक मित्र थे जिन्होंने हाल ही में कंपनी ज्वाइन किया था, पल्स कंपनी, उसमें हम उनके साथ ज्वाइन हो गए। GR गंगा प्रसाद मिश्रा जी, GR मिश्रा, वो ऑटो ड्राइवर थे, ऑटो चलाते थे। अच्छा। और कांदिवली में उनका गंगा जमुना नाम से ऑटो फेमस था। अच्छा। मतलब उनके भाई का नाम था जमुना, उनका नाम था गंगा। तो गंगा जमुना के नाम से उनका नाम ऑटो फेमस था। तो उनको भी किसी ने सपना दिखाया था कि ऑटो से आप कभी BMW गाड़ी में भी घूम सकते हैं। और ये सपना उनको लगा कि मतलब हम कर सकते हैं। तो ज्वाइन किया, तो हमको भी बताया। और मुझे मतलब ऐसा पहले से चाहत थी कि मतलब हमको ज़्यादा कमाना है, परिवार को मतलब हमको अच्छे से ले जाना है। हम 93 से लेके 96 तक मैंने जो है वो कंपनी अभी हमें किसी का नाम नहीं लेना। हाँ, नई कंपनी। हाँ, उसमें काम किया मैं। उस समय उस दौर में मेरा 1.5 से 2 लाख रुपया महीने का इनकम था, 93-96 के दौरान। और मैंने उसमें 3 बार कार विन किया। क्या बात है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरे से जो 3-4 रैंक ऊपर थे, वो लोग कभी मेरा कलेक्शन क्रॉस नहीं कर पाए, बिजनेस क्रॉस नहीं कर पाए। ये लेकिन उनको फायदा तो मिला होगा आपकी कलेक्शन के ऊपर, जो भी कमीशन होगा, 1% 2% जो भी होगा, वो भी वो उनको मिलता था। मैं इंडिया टॉपर में, तो वो खुशी होंगे ना कि भाई ये मेहनत कर रहे हैं, चलो हमें भी मिल रहा है। बाद में सर कैसा है, जो लोगों को मैंने पैसा इन्वेस्ट कराया था, ये जो मैंने टीम बनाया था, तो धीरे धीरे जब हम डीप में गए तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं हम गलत रास्ता पकड़ लिया। अच्छा, आपको ऐसे लगा, मतलब कि इन्वेस्टमेंट सेक्टर में मुझे रियलाइज हो गया कि मुझे है ना इन्वेस्टमेंट सेक्टर में नहीं जाना चाहिए। तो वहाँ पे 5 साल, 5.5 साल, 6 साल का जो इन्वेस्टमेंट कराया था, लगभग उन लोगों का मैच्योरिटी होना चालू हो गया। तो मैंने उनको बोल दिया, भाई देखो अभी जो मैंने पैसा आपका इसमें इन्वेस्ट करवाया था वो मैं आपको मैच्योरिटी दिलाया, आगे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में अगर डालना चाहते हैं वो आपकी मर्जी। 96 से मैंने जो है वहाँ से रिजाइन दे दिया और अलग हो गया। उस समय और एक दूसरी कंपनी, तब तक ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी इंडिया में आ चुकी थी। डायरेक्ट सेलिंग की। अच्छा, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आ चुकी थी, तो मैं फिर उसमें ज्वाइन हो गया। अच्छा, उसमें मुझे ऐसा लगा कि अगर इस टाइप की प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अगर हम करते हैं तो अपनी कोई लायबिलिटी नहीं बनती है। बिल्कुल। जिसको मतलब हम इसमें अगर समझो किसी को ज्वाइन करते हैं, किसी को लाते हैं, तो सामने वाले ने पैसे दिया, उसने कीमत का हमको प्रोडक्ट दे दिया और हमको भी 2 पैसा आ गया। वो जिसको प्रोडक्ट मतलब जो यूज़ करेगा उसको फ़ायदा मिलेगा और अपना कोई लायबिलिटी नहीं बनता। वो अपना नेटवर्क खड़ा करेगा तो उसका कमीशन पाएगा। यही बेसिक फ़र्क है ना नॉन बैंकिंग और मतलब किसी भी इन्वेस्टमेंट सेक्टर में और इसमें, कि इन्वेस्टमेंट सेक्टर में आपके ऊपर लायबिलिटी होती है। लोग आपका चेहरा देखकर, आपके ऊपर विश्वास रखकर उस कंपनी को जानते नहीं, लेकिन आप बोलते हो कि यहाँ पे इतने सालों में दुगना हो जाएगा, बैंक से जल्दी हो जाएगा, ये पैसा आपको काम आएगा, ये वो हम बोलते हैं। लेकिन वो विश्वास किसके ऊपर रखते हैं? जो बोल रहा है उसके ऊपर। और अगर कुछ खुदा न खास्ता नहीं दे पाई कंपनी, तो वो तो अपने दरवाजे पे आकर करेगी, क्योंकि उसमें इन्वेस्ट करने वाले अपने दोस्त होते हैं, अपने रिश्तेदार होते हैं, अपने जानने वाले लोग होते हैं। तो
फिर वो मुझे ऐसा लगा कि मतलब इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं होना चाहिए, नहीं करना फिर प्रोडक्ट बेस में मैंने दिल लगा के काम किया। आगे जो है अच्छा, इसमें बेसिक फ़र्क क्या नज़र आया काम करते वक्त आपको दोनों में? जैसे नॉन बैंकिंग में भी सीनियर जूनियर होते ही हैं, यहाँ अपलाइन डाउनलाइन होती है, लेकिन काम के इसमें कुछ फ़र्क नज़र आया क्या? मतलब कल्चर में, वर्क कल्चर में, या तो इसमें एथिक्स कल्चर में कुछ फ़र्क नज़र आया? बहुत फ़र्क है सर। जो ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है या समझो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, इसमें कैसे है जो हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और लोग इसमें जल्दी जुड़ते हैं, क्योंकि वो भी यही चीज़ सोचते हैं कि अगर हम किसी का पैसा यहाँ पे डालते हैं तो उनको प्रोडक्ट मिल जाता है, हमारी कोई लायबिलिटी नहीं थे, हमारे दरवाजे में कोई पैसे मांगने के लिए नहीं आएगा, बराबर। वो लोग जल्दी जुड़ते हैं। दूसरा, इनकी जो ट्रेनिंग होती है, जो इंटरनेट ट्रेनर होते हैं बड़ी बड़ी, इनके माध्यम से हम बाहर गाँव भी जा सकते हैं, देश विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। जो लोग प्लेन में नहीं बैठते उनको प्लेन में बैठने का अवसर मिलता है। ये सब है। बाकी इन्वेस्टमेंट सेक्टर में क्या होता है कि जैसे हम किसी भंडारे में खाना खाने, एक एग्जाम्पल देता हूँ, भंडारे में खाना खाने जाते हैं ना, तो बोलते भाई वहाँ खाना खाने जा रहे हो ना, आप खाना खाने मेरे भी लिए लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या सब सर सेटिंग का बिजनेस होता है। सेटिंग का बिजनेस कैसा होता है कि अगर आप समझो 1 लाख रुपया आगे से मैंने बोला कि सर मुझे है ना बच्चे का फीस भरना है, 20,000 रुपये की जरूरत है, तो बोलते हैं सर ऐसा करो, पैसा तो मेरे पास नहीं है, आप 1 लाख रुपए की एफडी निकालो, उसमें मैं 20 या 25,000 देता हूँ। मतलब अपने ही पैसे? हाँ, अपने पैसे। तो मैंने सर उसमें ये मार्क किया कि जो कंपनी में समझो 1 लाख रुपया में लेके आया, उसमें इन्होंने 35 से 40% जो है कमिशन बांट दिया। बराबर है, कमीशन बांट दिया। 20,000 रुपया मुझे एडवांस दे दिया, मतलब 60,000 रुपया इनका ऐसे चला गया। 40,000 का दुगना 200% कैसा देंगे? 2 लाख कैसा देंगे? 2 लाख कैसा देंगे 6 साल में? 6 साल में, जो बैंकों को पॉसिबल नहीं है। ये जो बैंकों में पॉसिबल नहीं, तो ये सब देख के मुझे डर लगने लगा। फिर लोगों को मैंने जो है डायरेक्ट सेलिंग में सलाह दिया। अच्छा, एक सवाल दोनों तरफ लोगों ने पूछना चाहिए इस इंडस्ट्री में आने के पहले। कोई मुझे आकर बोल रहा है कि भाई आप यहाँ पे अभी आप रिटायर हो चुके हो, आपका 10-15 लाख रुपया यहाँ पे लगाइए, बैंक में आपको 9 साल 9.5 साल लगेंगे दुगना होने में, यहाँ पे 6 साल में हो जाएगा, 6.25 साल में। और मैं लालच में आकर उधर लगा दिया। लेकिन मैंने एक सवाल अपने आप को भी पूछना चाहिए कि अगर ये नहीं मिला तो, अगर ये नहीं दे पाए तो, अगर ये डूब गए तो, मतलब पैसा लगाते समय एक सवाल वो पूछना चाहिए, मेरे तो 10-15 साल 10-15 लाख रुपए पूरे निकल जाएंगे ना, नहीं मिला तो। प्रोडक्ट बेस में क्या है कि अगर कोई किसी का 1,500 का पैकेज है, किसी का 15,000 का है, किसी का 20,000 का है, इसके आगे ज़्यादा तो है नहीं। एक दूसरा अपवाद है जिनमें लाखों के पैकेज है, लेकिन वो चीज़ भी वैसी है। अब 15,000 का मैंने एक पैकेज ले लिया मान लीजिए, और वो कंपनी डूब गई, मान लेते हैं कि बंद हो गई। 15,000 मैंने भरे, उसका पैकेज ले लिया, मेरे पैसे तो वैसे भी वसूल हो गए ना, मतलब मैं कहीं पे भी नुकसान में नहीं। ये दोनों जगह पे एक सवाल हमेशा जो प्रोस्पेक्ट है, नया आदमी है, उसने अपने आप को पूछना चाहिए, ये जो दिखा रहे हैं अगर ये नहीं हुआ तो मेरा कितना नुकसान हो जाएगा, ये सोचना चाहिए उनको। हाँ, तो प्रोडक्ट बेस का कॉन्सेप्ट जब सामने आता है तो मेरा कितना नुकसान हो जाएगा, तो जवाब आता है कुछ भी नहीं। और नॉन बैंकिंग या कहीं इन्वेस्टमेंट का इसमें कितना नुकसान हो जाएगा, जितना हम लगाएंगे, ये तो नजर आता है। बराबर है। खैर, फिर इतने सालों से आपने पहले तो नॉन बैंकिंग किया, फिर प्रोडक्ट बेस में, प्रोडक्ट बेस में भी आपने 2-4 कंपनियां की है, क्योंकि करना ही पड़ता है। कई कबार कभी अपलाइन डाउनलाइन से ये होता है, या कभी प्लान चेंज होते हैं, मन उठ जाता है, फिर दूसरी जगह पे उससे बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलती है, लोग जाते हैं। बराबर। बहुत कम लोग हैं जो एक जगह पे स्थिर हैं, और वो भी वो लोग स्थिर हैं जिनको पैसा मिल रहा है। बराबर। लेकिन जिसको नहीं मिल रहा है वो तो दूसरा प्रयास करके देखेगा ही। दोनों की प्रशिक्षण कार्य प्रणाली में क्या फ़र्क नज़र आया आपको? जैसे कि नॉन बैंकिंग में भी आपने प्रशिक्षण लिए होंगे, और यहाँ पे भी लिए होंगे, तो क्या फ़र्क नज़र आया? बहुत फ़र्क है सर। मुझे तो डायरेक्ट सेलिंग का अच्छा लगता है। अच्छा। यहाँ पे क्या है, हर तरह से जो है प्रशिक्षण दिया जाता है, लोगों को मोटिवेट किया जाता है, उनको ज़्यादा बिजनेस करने के तरीके बताए जाते हैं। बराबर है। उनको कैसे रहना चाहिए वो सब ढंग सिखाया जाता है। मतलब सब अच्छा, दिमाग में जितने भी प्रश्न है उनके जवाब दिए जाते हैं, सब मतलब दिया जाता है।
तो लोग मेरे हिसाब से डायरेक्ट सेलिंग में लोग पॉजिटिव होकर काम करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। ये नॉन बैंकिंग में ऐसा प्रशिक्षण नहीं मिलता? ऐसा लोग करते हैं, लेकिन कैसा है, प्रशिक्षण मिलता है वहाँ पे, लेकिन उतना नहीं मिलता है। अच्छा अच्छा। वो खाली बिजनेस कैसे लाना वही टिक बताता है। हाँ, मतलब कितना पैसा आप मार्केट से उठाओगे, हाँ, कैसे उठाओगे। हाँ हाँ, उसमें आप अपना गारंटी दीजिए, अपने काका के पास जाइए, अपने मामा के पास जाइए, अपने रिश्ते के पास जाइए, पहले वही सिखाते हैं। और यहाँ पे कैसे हम किसी के पास भी पहले मैंने एक सुना था, अभी मुझे ये हंसी आती है कि नॉन बैंकिंग के लोग किसी के पास गए और उसने सवाल पूछा कि मैं इतने पैसे लगाऊंगा लेकिन मेरे पैसे नहीं मिले, तो वो जो उनका लीडर होता था वो बोलता था मैं मेरी किडनी बेचकर आपका पैसा दे दूंगा, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए। ये डायलॉग सचमुच हुआ करते थे? ऐसा बोलते रहते थे। अच्छा। और जो हमारे सीनियर होते थे उसमें डायरेक्ट अपना इन्वेस्टमेंट सेक्टर में, वो क्या बोलते थे, पहले 5 ऐसे लोगों के पास लेके चलिए कि घर का अगर आप बेल मारते हैं और सामने दरवाजा कोई खुलता है ना, तो वो हंस के आपको अंदर बुलाना चाहिए। बराबर, मतलब आपकी इमेज उसके सामने अच्छी होना चाहिए। बराबर। अगर उसने जो है अंदर बुला लिया तो हम पैसा वहां से निकाल लेंगे, ऐसा उनका कहना था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं। यहाँ पे कैसा है कि मेरे जानने वाले दोस्त वगैरह, उनको अगर समझो किसी ने बोला हमको हमारे घुटने की तकलीफ है, हमको ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, तो हम उनको जो है वो जो कंपनी में हम काम कर रहे हैं या जिस कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है, उनको जरूरत है, हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट है, तो हम उनकी ज़रूरतें पूरा कर सकते हैं। उनकी हेल्थ से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उनका सोल्यूशन देकर भी हम इस बिजनेस में ला सकते हैं। ऐसे लोग है ना, जब मेरे घर पे आते हैं तो मैं उनका हंस के स्वागत करता हूँ। बोले अभी आना, मुझे बहुत अच्छा हो गया और मुझे मंगा दीजिए। या समझो उनको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी दिया मैंने, उनको अच्छा इनकम हो, तो भी लोग आते हैं, बोलते सर आपके साथ एक चाय पीना चाहते हैं, हम आए क्या आपको मिलने के लिए? आइए, आपका स्वागत है, आते हैं लोग। डायरेक्ट सेलिंग 1996 से अपने देश में शुरू हो चुकी है। उस वक्त शुरुआती दौर में ये नया था, लोगों के लिए इसके बारे में थोड़ी सी भ्रामकता ही थी। बाद में समय के साथ में बहुत सारे लोगों को इसकी खासियत भी पता चली। उस ज़माने में ऑफलाइन था। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर्स अलग अलग दूर दूर थे। आज के ज़माने में सब चेंज हो चुका है, ऑनलाइन हो गया। लोग उस ज़माने में पैसा अप्लायंस के हाथ में दिया करते थे कि भाई मेरा आप किट लाइए, आप जा रहे हो डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर तो ये पैसा लेके जाइए, और लोग पैसा खाते थे, डुबाते थे, या ऐसा होने की गुंजाइश हुआ करती थी। हालांकि प्रशिक्षण में ये कहा जाता था कार्डिनल रूल में कि किसी का एक पैसा भी हमें ये नहीं करना है। तो फिर भी लोग अपने अपने स्वभाव के अनुसार कहीं करते थे। अभी तो इतना आसान हो गया कि हम प्रॉस्पेक्ट को बोल सकते हैं कि भाई आपका पैसा आप अपने डायरेक्ट कंपनी के अकाउंट में डाल दीजिए। नहीं, अभी तो ऐसा हो गया कि हम लोग डायरेक्ट जो है इसके अंदर कंपनी का दे देते हैं। हाँ, स्कैनर आप उसमें डाल दीजिए, आपके पास ट्रांजैक्शन प्रूफ भी रहेगा और आपने किसी के हाथ में भी पैसे नहीं, या कंपनी के अकाउंट में कर दीजिए। और कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के अपना प्रोडक्ट। समय के साथ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कितना बदलाव आपको नजर आ रहा है? बहुत बदलाव हो गया। हाँ, बहुत ज़्यादा हो गया 96 से, और अभी मतलब बहुत बदलाव, बहुत अच्छा हो गया। वो सब पॉजिटिव है? सब पॉजिटिव है। अच्छा, मतलब आसान हो गया? आसान हो गया, बहुत कुछ आसान करना। प्रोडक्ट टाइम पे मिलते हैं, पेमेंट टाइम पे मिलता है। खाली वो कंपनी चलाने वाला बंदा ईमानदार। हाँ, वो तो है, वो तो है। वो तो अगर वो ईमानदार है तो चाहे वो देशी कंपनी हो चाहे विदेशी कंपनी हो। आज देशी कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां इतने सालों से अपने देश में काम कर रही है और चल रही है। बहुत सारी कंपनियां उनके एग्जाम्पल है, और ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो बड़ा उनका ये लेकर आई थी लेकिन वो नहीं टिक पाई, ये भी है। तो वो अलग अलग एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम में एक वर्ड हमेशा आता है कि सिस्टम पे चलोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो ये सिस्टम का क्या रोल होता है हमारी सफलता में आपके हिसाब से? सिस्टम मतलब कैसा है, तो सीनियर जो गाइडलाइन देता है जी, उसके हिसाब से चलना चाहिए। सिस्टम कैसा है, वो जो हमारा सीनियर होता है वो कहीं ना कहीं कंपनी के टच में होता है। दूसरा, कंपनी के कुछ सिस्टम होते हैं कि आपको मतलब किस तरह से काम करना है, किस तरह से काम करना है, वो सिस्टम होता है। पैसा पार्टी से आपको कैश नहीं लेना, अगर कैश लेना है तो आपको जमा करना है, अगर समझो किसी ने कैश ले लिया, ये सब सिस्टम सिखाया जाता है। बहुत लोगों को सिस्टम का वर्ड यूज करते हैं लेकिन एग्जैक्टली सिस्टम भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं। वो लोग पीछे रह जाते हैं। अच्छा, जिस कंपनी के पास अपना खुद का एजुकेशन सिस्टम है
वही कंपनियां आज मार्केट में राज करती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन जिनके पास नहीं है वो मार्केट के भाड़ोतरी स्पीकर्स को इस्तेमाल करके चला भी रहे हैं, और बहुत सारी कंपनियां चल भी रही है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपको कुछ फर्क नज़र आता है जिस कंपनी के पास अपना खुद का सिस्टम है, मतलब उनके खुद के स्पीकर्स हैं, ट्रेनर हैं, और बाहर के ट्रेनर्स को लाकर चलाने वाली कंपनियों, इसमें कुछ फर्क नज़र आता है? बहुत फर्क है। हाँ हाँ, देखो, जिनकी कंपनी में खुद के स्पीकर हैं या ट्रेनर हैं, वो कंपनी ज़्यादा डेवलप होती है, क्योंकि वो ट्रेनिंग देने के लिए पूरा अंदर से आवाज़ बिल्कुल, और उसने वो समस्याओं का सामना खुद किया होता है, सामना खुद किया होता तो है, उसके ऊपर हल भी उसने निकाला होता है। वो हल सामने अगर रखेगा तो नए लोगों के लिए वो मार्गदर्शक हो सकता है। और बाहर का अगर ट्रेनर आता है तो वो भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसका काम क्या है? उसका काम है आपको मोटिवेट करके जाना। आप चाहे उसका लाभ उठाए या ना उठाए, उसका पाकिट मिला वो निकल गया। उनको तो क्या है, टारगेट रहता है कि अपने 4 घंटा 6 घंटा ट्रेनिंग देंगे, अपने को इतना मिलने वाला है, और मोटिवेट करके निकल। अच्छा, मोटिवेशन और एजुकेशन में क्या फ़र्क नज़र आता है? मतलब मोटिवेशन तो ज़रूरी है ऐसा अगर माना जाए, और एजुकेशन में फ़र्क ये, मोटिवेशन जो है ना वो 2-4 दिन तक रहता है। हाँ, मतलब वो सस्टेनेबल नहीं है। हाँ, लेकिन एजुकेशन अगर दिया जाता है ना तो लॉन्ग टाइम तक रहेगा, वो हमेशा के लिए रहेगा, जिंदगी भर रहेगा, वो हर एक क्षेत्र में काम आएगा। बिल्कुल, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है तो इसको काम है। अगर एजुकेशन सिस्टम से जुड़ा हो, उसके निजी जीवन में भी काम आता है। मतलब बात करने के ढंग, वो किसी से बात करेगा तो जैसे पहले रहते करके बात करता हो तो सर करके बात करेगा सामने वाले से, एकदम उसका कपड़ा पहनने के ढंग, हम्बल होकर बात करेगा। हाँ, वो सब पूरा ढंग चेंज हो जाता है, बिल्कुल, रहन सहन चेंज हो जाता है एजुकेशन की वजह से। अच्छा, वेशभूषा का कितना असर पड़ता है? बहुत असर पड़ता है। जब हम समझो किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं, नई कंपनी में, और कुछ चेंज होकर जब हम घर से निकलते हैं ना, तो हमारे जो मिलने वाले लोग हैं या देखने वालों का नजरिया बदलता है, तो वो सामने से पूछते हैं कि अभी कुछ क्या दूसरा कुछ कर रहे हो क्या, तो उनको लगता है कि अपने को भी करना चाहिए। ऐसा रही बात प्रॉस्पेक्ट के सामने हम जाकर लाखों की बातें करते हैं, जब प्लान दिखाते हैं लाखों रुपए मिलेंगे, ये मिलेंगे, और हम अगर उसके सामने ऐसे पेश हो जाए कि दाढ़ी बड़ी हुई है, पाँव में फटे हुए चप्पल है, कपड़े भी ऐसे खास नहीं है, तो सामने वाला ये पहले सोचेगा कि ये यार इसकी खुद का हुलिया ठीक नहीं है और ये मुझे लाखों रुपए कमा सकते हो ये बोल रहा है, तो ये खुद नहीं कमा रहा है और मुझे बोल रहा है, ऐसा लगेगा ना। लेकिन ऐसे हालात में अगर कोई आता है जरा अच्छी वेशभूषा के साथ में, तो उसको थोड़ा सा विश्वास हो सकता है कि भाई ये खुद कुछ तो कमा रहा है, तभी तो अच्छे खासे कपड़े पहन रहा है, महंगे लगते हैं, और बूट ये वो, अपनी इसकी वेशभूषा की वजह से व्यक्तिमत्व कितना ये लग रहा है, लगता है कोई तो बिजनेसमैन है, और इनके साथ काम करके हमें फायदा हो जाएगा। लेकिन एक फटीचर के साथ काम करके हमें क्या फायदा होगा, ऐसा भी सोच सकता है ना। मतलब उसका डिसीजन लेने में थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है अगर हम फटीचर के हिसाब से जाएंगे तो। देखिए सर, ऐसा है, जैसे स्टार्टिंग में लोग हमारे साथ जुड़ते हैं तो स्टार्टिंग में उनकी इतनी इनकम नहीं होती, समझो कोई गरीब तबके मान के हमारे साथ जुड़ गए तो इतनी जल्दी वो अपने वेशभूषा नहीं चेंज कर सकते। बिल्कुल, उस समय उनको क्या करना चाहिए, उनके जो सीनियर है जो इस समय ये इंडस्ट्री कमा रहे पैसा, उनको साथ में लेके जाना चाहिए। बिल्कुल, और वहाँ पे ऐसा करना चाहिए कि देखिए हमारे सावंत साहब है और ये मेरे यहाँ पे मेरे सीनियर हैं, अभी फिलहाल मैं 2-4 दिन पहले यहाँ जुड़ा हूँ, सर की इनकम इतनी है और हम भी जब इसमें जुड़ेंगे तो हमारी भी इनकम बढ़ जाएगी। आप मैं सोचता हूँ हम आप मिलके ये बिजनेस करें, आगे बढ़ते हैं, इस तरह उसको बात करना। बराबर, यही सब कुछ सिखाया जाता है ना, सब कुछ सिखाया जाता है, क्योंकि आप सीखने के बाद में आहिस्ता आहिस्ता बदलाव आपके अंदर आ जाएगा, और फिर वो बदलाव आजू बाजू के लोग नोटिस करेंगे कि बाबा ये कुछ तो अलग कर रहा है। कल परसों तक तो ये ऐसे ही फटीचर जैसा लगता था, अभी अपने आप को इसने संवारा है, तो कुछ तो अच्छी चीज़ कर रहा है, ये इतना तो एक संदेश जाता है इसमें। अब इंसान जो बचपन से पला बड़ा है, अपनी सोच लेकर, समाज की सोच लेकर, दोस्तों की सोच, मतलब विचार उसके ऊपर है। हर कोई आपकी तरह तो नहीं है ना भाई, मुझे नौकरी नहीं करना है, मुझे अपना कुछ करना है, चाहे फिर मैं वड़ा पाव ही बेचूं
या तो शरबत का ठेला लगाऊं, लेकिन मेरा अपना करना है। हर कोई ऐसा नहीं होता है। अब नौकरी के मेंटालिटी के लोग हैं, जॉब मेंटालिटी के, ऐसे लोगों के सामने जब आप जाते हो ये बिजनेस लेकर, और ये बिजनेस अलग है, यहाँ पे तो बड़ी राशि लगानी ही नहीं पड़ती, आपको दुकान के जैसा बड़ा ऑफिस नहीं लगाना पड़ता है, सब कुछ ये फ्रीलांसिंग की तरह है। और ये अलग है, ये तो वो पचता नहीं, और ऊपर से लोग बोल रहे हैं कि लाखों रुपए आप कमा सकते हो। तो वो आपको क्या बदलाव नज़र आता है, लोगों का उसमें प्रतिक्रियाएं कैसी नज़र आती है जब आप उनके साथ? मैं आपको एक 98 का एग्जांपल देना चाहता हूँ। 98 में मेरी अच्छी खासी इनकम थी, और मैंने मीरा रोड में फर्स्ट फ्लैट लिया था। पहला फ्लैट मैंने मीरा रोड में लिया। तो मेरे कुछ रिश्तेदार हैं जिनको मैं आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ, तो आज भी वो कांदिवली में रहते हैं। अच्छा, वही वो? हाँ, वो मतलब गणेश नगर चारकोप एरिया में रहते हैं। तो मैं उनके पास गया कि भाई देखो, ऐसा ऐसा मैंने जो है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ज्वाइन किया है, इसमें आपको लेना चाहता हूँ। तो वो क्या बोले मालूम है? नहीं, वो आज भी मतलब जॉब करते हैं। बोले नहीं, ये सब मुझे नहीं करना है, मुझे अपना घर नहीं बेचना है। उनको क्या लगा कि मैं घर बेच के कहीं जाके मतलब ऐसा भाड़े पे किधर रह रहा हूँ। मतलब ये राय रखने वाले ऐसे लोग, डायरेक्ट सेलिंग के लिए ऐसी राय रखने वाले बहुत सारे लोग हैं मार्केट में। आज जो है करीब 26-27 साल हो गया मैंने मीरा रोड में जो फ्लैट लिया। अभी सफाले मेरे 4 फ्लैट हैं। लड़की को मैंने डॉक्टर बनाया, एक लड़की को प्रोफेसर बनाया, लड़का मेरा इंजीनियर है। तो ये सब मैंने डायरेक्ट, तो उनको मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जहाँ पे आज मेरा घर है ना, वहाँ पे आप भाड़े पे घर नहीं ले सकते। आप वहाँ पे खरीद के तो बात अलग है। हाँ, सफाले में, सफाले या मीरा रोड में आप ऐसी सोसाइटी में आपका घर है। हाँ, ऐसी सोसाइटी में घर है कि आप वहाँ पे भाड़े पे नहीं रह सकते हो, क्योंकि वहाँ पे 20 से 25 हज़ार रुपये महीने का भाड़ा है। और आपने, अभी मैं दोहराता हूँ हमारे पब्लिक दर्शकों के लिए, कि आपने डायरेक्ट सेलिंग या नॉन बैंकिंग से जो भी पैसा कमाया, जिससे आपका मीरा रोड में एक फ्लैट है, वो 1 BHK, 2 BHK, और सफाले में आपके 4 फ्लैट है। अच्छा, और आपने अपने बेटे को इंजीनियर बनाया, बेटी को डॉक्टर बनाया, दूसरी बेटी को प्रोफेसर बनाया। ये सब कहीं पे भी नौकरी किए बिना नहीं कर सकते। अगर आप नौकरी करते तो ये सब हो सकता? नहीं, संभव नहीं था। ये सब करके, ये सोचने वाली बात है। हम डायरेक्ट सेलिंग की तरफ जो नज़रिया रखते हैं, उसके बारे में जो गलत फहमी रखते हैं कि भाई डायरेक्ट सेलिंग में आप जाओगे तो अपना घर बार बेचना पड़ेगा, आप रास्ते पे आओगे, ऐसा सोचने वालों के लिए ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है। डायरेक्ट सेलिंग में आपको आने के लिए घरवार नहीं बेचना पड़ता है, आप घरवार ले सकते हो नया। हाँ, तो यही बात यहाँ से साबित होती है। तो आपने इतनी सारी कमाई की, और अच्छा, आपके पास कितनी साइकिलें हैं? क्योंकि आम आदमी सोचता है यार साइकिल भी हो गई तो भी काफ़ी हो गया। तो साइकिल तो मतलब जब मैं कांदिवली में था वो टाइम पे साइकिल थी मेरे पास। अच्छा। लेकिन 83 से मेरे पास मोटरसाइकिल आ गई। क्या बात है। 83 से मोटरसाइकिल आ गई थी। सबसे पहले मैंने राजदूत लिया था, उस समय राजदूत चलती थी। नहीं, मैंने ये थोड़ा सा सरकास्टिकली बोला कि आज अभी मेरे पास आए तो अपनी कार लेकर आए। आपके को चलाने के लिए नहीं आता है तो आपने ड्राइवर रखा हुआ है? नहीं, चलाने भी आता है सर। अच्छा, चलाने भी आता है। चलाने में आता है। हाँ, तो लेकिन अगर चलाना नहीं आता है तो भी आपके पास 2 कारें हैं, ये तो मैंने सुना था। बराबर है। उसमें एक देख भी ली। बराबर। अगर चलाने नहीं आता है तो ड्राइवर रखने की हैसियत भी तो इसी इंडस्ट्री ने दी ना? नहीं, ड्राइवर मैं इसलिए लेके आया कि पिछले 2024 में मुझे 16 अप्रैल को अटैक आया था। अच्छा। तो डॉक्टर है ना, मुझे कहीं भी अकेले जाने की इजाज़त नहीं देता है। मतलब अगर जाओ तो किसी के साथ में जाओ, क्योंकि ये एक ऐसा चीज़ है मतलब जो कहीं भी आपको तकलीफ दे सकता है। बिल्कुल। तो इसके लिए मैं उनको साथ में लेके आया। वो कहीं नहीं, मैंने साइकिल का इसलिए बोला कि आज आपके पास 2 गाड़ियाँ है। हाँ। ये इसी इंडस्ट्री की वजह से बदौलत आपके पास 4 फ्लैट्स है। हाँ।
और सर एक मैं अभी प्रूफ दिखा सकता हूँ। मैंने पहला पासपोर्ट 83 में बनाया, और 83 बना के मैं सिंगापुर की यात्रा किया। मैं 83 में सिंगापुर घूमने गया था। क्या बात और 1 महीना में रह के आया सिंगापुर से। फिर मैं वो जो बाई शिप होता है उससे हम गए थे, कोलालमपुर गए थे बाई सी बड़े जहाज में। हाँ। वो कितने घंटे का सफर था या कितने दिन वो का? मतलब ऐसा घूमने के हिसाब से पैकेज था उन लोग का। ऐसा घूमते हुए कभी 15 से 20 दिन में गए थे हम लोग, स्टे करते थे। हाँ वही हाँ, मतलब समुद्र का इसका प्रवास का मजा लेते। अच्छा। मेरे मोबाइल में वो टाइम का पासपोर्ट भी है, फोटो भी वो है। टाइटैनिक की पोज तो नहीं ली थी ना? नहीं वो टाइम में आप अकेले ही गए थे क्या? नहीं, और भी थे मेरे दोस्त भी थे, हम लोग। अच्छा। तो हाँ, उसका जाने का मैं रीजन बताता हूँ क्यों गया था। उस समय कैसा था, अपने इंडिया में ना कंप्यूटर विकसित हो, मतलब विकास हो रहा था। वो शुरुआत थी, और कंप्यूटर इतने महंगे थे ना जो आम पब्लिक की पहुंच के बाहर। बिल्कुल। वो ये भी उसका जावा विभाग ये वो भी बहुत हार्ड था, वो समझ में नहीं आता। कंप्यूटर में ना एक पार्ट लगता था, जो वही पार्ट है ना सिंगापुर में 500 रुपये मिलता था, वही पार्ट यहाँ पे 5000 रुपये मिलता। क्या बात है, 10 गुना। तो अभी मैं मेरे दोस्त का नाम भी लेना चाहता हूँ। मेरे एक दोस्त थे अभय चौधरी जी, जो कंप्यूटर का काम करते थे। तो मैं वहाँ से 500 रुपये में लेके आता था, लेकिन वो मेरे से 2000 रुपये में लेते थे। 4 गुना पैसा मिलता था। 4 गुना पैसा मिलता था, जो मेरा आने जाने का खर्चा होता था उसमें से निकल जाता था। और वो अपने कस्टमर को 1000 रुपये डिस्काउंट करके 4000 में बेचता था। वो भी दुगना कमाते थे। वो भी दुगना करता था। जब उनके पास स्टॉक खत्म हो जाता था तो फिर मैं जाता था, फिर लेके आता था। मतलब वो एक साइड बिजनेस हो गया आपका। वो भी मेरा एक बिजनेस था समझो। और जो हमारे मतलब टीम के लोग थे उनको मैं कभी कभी अपने खर्चे से भी लेके जाता था, चलो उनको घुमा कर लेके, तो उनके अंदर और काम करने की जिंदगी का मजा भी मजा लेते थे। और वो सब कुछ मजा लेने के लिए इंसान के पास पैसा ही चाहिए। पैसा अगर पैसा है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं। तो मतलब आप विदेश यात्रा भी कर चुके हैं उस जमाने में। 83 से मैं स्टार्ट किया। मैं मेरे हिसाब से 40 से 42 कंट्री में घूम चुका हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके बाद में आप अभी टैक्स कंसल्टेंट के रूप में भी प्रस्तापित हैं, क्योंकि मैंने हमारे बहुत सारे पुलिस वालों का भी आपको दिया था काम, और उनके आपने टैक्स रिटर्न भी करवा दिए। तो ये इसमें कैसे आपका जुड़ाव हुआ? इसमें मतलब पहले से मैं पढ़ाई करता ही था, कॉमर्स का पढ़ाई था हमारा। फिर पढ़ाई करते करते मुझे ऐसा लगा कि प्रिंटिंग प्रेस मैंने 93 से बंद कर दिया था। दंगा जब भी वो बाबरी मस्जिद का मैटर हुआ था, वो टाइम पे ऐसा है मेरा बहुत नुकसान हो गया। मैंने कुछ पैकेजिंग के लिए कार्टून वगैरह का प्रिंटिंग किया था। तो वो दंगे के टाइम वो पार्टी मर गई थी। तो हाँ, मेरा जो है 3-4 लाख, वो टाइम पे 3-4 लाख रुपए का कार्टून है ना, मुझे 30-35 हज़ार रुपये भंगार में बेचना पड़ा। कोई लेने वाले नहीं था, ऐसा पैकेज। बुलेश्वर मार्केट के सब हमारे कस्टमर थे। तो फिर मैंने प्रिंटिंग प्रेस बंद कर दिया और उसमें आगे और अपना पढ़ाई को मतलब वो टाइम चालू ही था, पढ़ाई करते करते अपना टैक्स कंसल्टेंट पूरा हो गया और उसमें आ गए। तो ये हम 2004 से स्टार्ट किया मैंने। अच्छा, 2004 से शायद। लेकिन पहले मैंने जो है यही चुना, डायरेक्ट सेलिंग। उससे जो टाइम मिलता है तो मैं करता हूँ। हाँ, वो तो है। उसके लिए डायरेक्ट सेलिंग में जो कमाई है, जो लोगों से मिलना है, वो उसमें मजा नहीं है। ये आपके पास जो ज्ञान है उसका आप लोगों को लाभ उठा रहे हैं कि भाई मैं आपके टैक्स फाइल बनवा दूं या तो जो भी है टैक्स कंसल्टेंट के रूप में। और आज हमारे पास मैक्सिमम क्लाइंट आपके महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस, बहुत सारे केएम हॉस्पिटल और मुंबई रेस कोर्स, रेलवेज वगैरह, और कई बैंकें हैं। ऐसे हमारे अच्छे क्लाइंट हैं। मुंबई महानगर पालिका, क्या बात है, वसई विरार महानगर पालिका, ऐसे क्लाइंट है हमारे। ऐसे लोगों के काम आप कर चुके हैं। मतलब वैसे भी आप डायरेक्ट सेलिंग में भी लोगों से घिरे हुए थे और यहाँ पे भी लोगों से घिरे हुए। हाँ, दूसरा कैसा है, जो हम किसी की समझो इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो सामने वाला कभी तकलीफ में होता है, बोलता है कि सर जो आपका फीस के पैसे है ना, मैं थोड़ा दिन बाद में भेजता हूँ, क्या है मेरी मम्मी को थोड़ा घुटने की तकलीफ है, उनको हॉस्पिटल। तो उनका आप मैं जो कंपनी कर रहा हूँ उसका आप प्रोडक्ट यूज कीजिए और उसका लाभ उठाइए, बराबर। तो बोलते सर कितना % गारंटी? हम लोग देखो
हर एक जो मनुष्य है ना, उसके शरीर का जो ये अंदर की रिक्वायरमेंट अलग 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 होती है, लेकिन ये है कि अगर फायदा नहीं करेगा तो नुकसान भी नहीं करेगा। बिल्कुल सही। तो एक प्रयास करके देखने में क्या हर्ज है, वैसे भी डॉक्टर का हमें लेना ही है। जहाँ आपने इतना जो है। अच्छा, ये सब्जेक्ट निकला तो मैं ये करता हूँ कि अभी आजकल हेल्थ रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां आ रही है, और हर कोई बोल रहा है कि भाई हमारा ही प्रोडक्ट अच्छा है। ये कंपटीशन नज़र आ रही है आपको? हाँ, कंपटीशन तो है, क्योंकि एक तो डायरेक्ट सेलिंग में काम करने वाले जो भी हौसे नौसे गौसे हैं, वो उंगली पर होता है तो हाथ पर बताते हैं, ऐसा एक आरोप होता है, दोषारोप होता है। सच से ज़्यादा बोलते हैं, और फिर बहुत सारी यूट्यूब पे ये भी डालते हैं कि भाई आपका मूलव्याध गया, ये हो गया, हमारा प्रोडक्ट आपने लिया, कितने दिनों में गया। वो सब जिनको रिजल्ट आए उनका तो हम टेस्टिमोनियल, हाँ, टेस्टिमोनियल डालते हैं। जिनको रिजल्ट नहीं आए उनका कौन लेता है? ये भी तो है ना। तो क्या हमें केवल प्रोडक्ट बेचना चाहिए या संगठन खड़ा करना चाहिए? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो महत्वपूर्ण गुण है कि संगठन बनाओ कस्टमर्स का, तो संगठन खड़ा करने के लिए केवल प्रोडक्ट बेचकर चलेगा, या केवल प्रोडक्ट बेचकर करोड़पति बना जा सकता है? नहीं बना जा सकता। आपको जितने भी पैसे मिले संगठन के मिले या कोई केवल प्रोडक्ट बेचकर मिले? आज तक संगठन से बने, संगठन से मिले। क्योंकि संगठन में आपका कोई कानपुर में बंदा बैठा है, उसने किसी तमिलनाडु के बंदे को स्पॉन्सर किया है, उसका कोई दोस्त और कहीं है, और वो आपके कंपनी का प्रोडक्ट यूज कर रहा है और पैसा आपके घर में आ रहा है, उसके भी घर में आ रहा है, आपके भी। यही थीम है ना? यही थीम। हाँ, तो हमें असली मतलब मैं नए लोगों के लिए ये पूछ रहा हूँ, आपकी राय। संगठन बनाना चाहिए, संगठन में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और रही बात प्रोडक्ट की, तो एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जो लेटेस्ट मैं कंपनी भी कर रहा हूँ उसका नाम मैं लेना चाहता हूँ यहाँ पे। एक सेफियो करके कंपनी है, जो जिनका हेड ऑफिस मुंबई में है, मुंबई भाईंदर में, और उनके एमडी हैं श्री भरत जैन जी। बहुत अच्छे ढंग से कंपनी चला रहे हैं 8 महीने से, और उनके जो प्रोडक्ट हैं पुणे से बन के आते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। तो मैंने भी काफ़ी लोगों को दिया प्रोडक्ट, उनका रिजल्ट आया। तो एक दिन मैंने एमडी साहब के सामने बैठ के एक बात किया, हम लोग देखो, जहाँ तक मेरा अनुभव है, ये प्रोडक्ट है ना अपने बहुत अच्छे हैं। अगर समझो किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, मैंने उसको हार्ट का कोई भी प्रोडक्ट दिया, या समझो सीबकटोन है या ओमेगा 3 कुछ भी दिया, और इत्तेफाक से वो आदमी के रात में अटैक आके मृत्यु हो गई, बराबर। तो सबसे पहले पुलिस किसको पकड़ेगी? जिसने दिया है उसको, बराबर, बिल्कुल सही। ये पर्सनली मैंने बात किया एमडी से कि अगर समझो उनको पकड़ लिया, तो उस समय मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था, तो वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे। मैंने कहा एक बार क्या हुआ कि जंगल में कुछ लोग है ना हाथी पकड़ने के लिए आए। हाथी पकड़ने के लिए आए तो जंगल में जो थोड़ी भैंस थी वो भी भागना चालू हो गई। तो किसी जानवर ने उनसे पूछा कि आप तो भैंस हैं, हाथी नहीं है, आप क्यों भाग रहे हैं? तो बोले देखो ये हिंदुस्तान है, यहाँ आपको 5 साल लग जाएगा ये सिद्ध करने में कि आप भैंस हो, हाथी नहीं हो। तो पहले तो पुलिस उनको अरेस्ट कर लेगी जिसने उनको दवा दिया, बाद में उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा, कुछ रिपोर्ट आएगा, उनकी डेथ कैसे हुई, टाइम वो छोड़ेंगे, बात अलग है। लेकिन पहले तो उनको करना पड़ेगा। इसके लिए मैं जो भी लोग यहाँ पे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी चला रहे हैं, उनके लिए मेरा एक संदेश है, जो भी आप प्रोडक्ट देते हैं ना, उसका लैब रिपोर्ट होना बहुत जरूरी है। हाँ, लैब रिपोर्ट होना चाहिए, लैब रिपोर्ट होना जरूरी है, जिससे कम से कम अगर किसी व्यक्ति के ऊपर ऐसा कभी आ जाता है, किसने अपने कस्टमर को, ये रिश्तेदार को प्रोडक्ट दिया और इत्तेफाक से उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसको ये सब न झेलना पड़े। वो दिखा सकता है, देखो ये प्रोडक्ट में ऐसा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे उनकी मृत्यु हो सके, तो वो लड़ सकता है सामने। अच्छा, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या क्या बेचा जा सकता है? क्योंकि मैंने जब शुरुआत की थी तभी मैंने ये सुना था कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में वो सारी चीज़ें बेची जा सकती है जो ट्रेडिशनली बेची जाती है। तो वहाँ पे एक शब्द आता था, एक वाक्य आता था कि पिन टू प्लेन, पिन से लेकर प्लेन तक आप बेच सकते हो डायरेक्ट सेलिंग, क्योंकि वो ट्रेडिशनली बेचा जाता है। और ट्रेडिशनली कैसे बेचा जाता है कि एक मैन्युफैक्चरर है, फिर वो C&A एजेंट को भेजेगा, फिर वो उस स्टेट के स्टॉकिस्ट को बेचेगा,
फिर वो डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर को देगा, फिर वहाँ से तहसील के होलसेलर को जाएगा, फिर गांव के रूरल एरिया के दुकान के पास जाएगा और फिर वो कस्टमर के पास जाएगा। ऐसा वस्तु का प्रवास होता है। हाँ। और उस सिलसिले से जो भी वस्तु जाती है वो सारी वस्तुएं हमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बेची जा सकती है। बेची जा सकती है। हाँ, उसमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जैसे अन्न धान्य, उसमें ज़रा मार्जिन का कम होना। अब ये डायरेक्ट सेलिंग में जब प्रोडक्ट बेचे जाते हैं तो उसमें मार्जिन अगर ज़्यादा हो तो पैसा बांटने में भी ज़्यादा मिलेगा, और लोग पैसा ज़्यादा मिलेगा तो उसका वर्ड ऑफ माउथ फुल मुक्त प्रचार करेंगे। तो आज की तारीख में हेल्थ इंडस्ट्री में भी बहुत सारे कंपनियां काम कर रही हैं। जो जनरेशन प्लान है उसमें डेली यूज सारे प्रोडक्ट भी इस्तेमाल हो रहे हैं एफएमसीजी के। कुछ सिंगल प्रोडक्ट पे भी लोग करोड़पति बने हैं। जैसे कि हमने देखा एक भारतीय कंपनी जिसका नाम अभी चेंज हो गया है, 3-3.5 हज़ार लोग करोड़पति बने। एक छोटा सा सुटलेंथ उनके इसमें हुआ करता था। तो तब मन में ये आता है कि असल में हमें कॉन्सेप्ट बेचना है या प्रोडक्ट बेचना है। मतलब पैसे कमाने का अवसर बेचना है या हमें प्रोडक्ट बेचना है। प्रोडक्ट तो अपने आप बिक जाएगा। कॉन्सेप्ट देखना है, कॉन्सेप्ट देखना चाहिए कि कैसा है। अगर कोई प्रोडक्ट लेकर खुश हो गया तो वो किसी को बोलेगा नहीं कि भाई ये ले लो करके। लेकिन वो कॉन्सेप्ट लेकर खुश हुआ तो उसको पता है कि ये मैं बेचूंगा तभी मुझे पैसा आएगा, टाइम एंड मनी फ्रीडम मुझे तभी मिलेगा, आर्थिक आज़ादी तभी मिलेगी। अच्छा, ये सारे इसमें आपने कौन से बुक पढ़े या आपसे पढ़वाए गए? सिस्टम भी कहती है कि ये बुक पढ़िए, आपका विचार बदलने में, सोच बदलने में ये काम करते हैं। तो ऐसे कुछ बुक्स पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ आपको? जिनका आपके ऊपर प्रभाव रहा, जिसकी वजह से आपकी सोच में थोड़ा सा बदलाव आया, जो भी थोड़ी सी नकारात्मकता थी या आशंका थी वो दूर होने में मदद हुई। ऐसे कुछ बुक्स आपने पढ़े तो वो हमारे दर्शकों के लिए आप बता दीजिए कि भाई इन्होंने ये पढ़ने चाहिए अगर इस बिजनेस में आना है और सफल होना है तो ये काम के हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में तो मैंने बहुत सी बुकें पढ़ी, लेकिन अभी फिलहाल पूरा उनके नाम तो मुझे अभी फिलहाल नहीं याद है। जैसे एक बड़ी सोच का बड़ा जादू, गाय दूध नहीं देती है, इस तरह की मतलब कई किताबें मैंने पढ़ी। अच्छा। हाँ, तो शिवखेड़ा साहब के भी किताबें, हाँ, सवाल ही जवाब है, ऐसा पढ़े। तो लोगों को किताब पढ़ना चाहिए, भले वो नेटवर्क इंडस्ट्री में नहीं आते लेकिन उनके निजी जीवन में भी बदलाव आ सकता है। मार्गदर्शक कैसे लोगों से कैसे बातचीत करना चाहिए, कैसे रहन सहन सब उसमें सिखाया जाता है। अच्छा। सब पढ़ना चाहिए, लोगों पढ़ना चाहिए। अच्छा, व्यासपीठ जो मंच है उस मंच पे भी बहुत सारे लोगों को अपना हुनर दिखाने का अवसर मिलता है, जो बाहर कहीं नहीं मिलता है, किसी दूसरे इंडस्ट्री में ज़्यादा नहीं मिलता है। यहाँ पे आप अगर प्रोफेसर नहीं हो तो प्रोफेसर की तरह लोगों से बात कर सकते हो। आपको एक व्यापक आइडेंटिटी मिलती है स्पीकर के तौर पे, आपको लोग पहचानने लगते हैं, लोग नमस्कार करते हैं और अलग से पैसा भी मिलता है उसका। तो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कितना आपको नज़र आता है? बहुत बड़ा महत्व है इसका। एक समझो आज की डेट में करोड़पति आदमी है और उसको डायरेक्ट अगर स्टेज बुला लिया जाए ना तो उसके हाथ कांपने लगेगा, वो माइक पकड़ नहीं पाएगा। बिल्कुल सही। वो बोल नहीं, मतलब वो कमा सकता है लेकिन वो बोल नहीं सकता है। यहाँ पे उनको बोलना सिखाया जाता है, कैसे लोगों से बोलना है, और बोलना पड़ता ही है क्योंकि बड़ा संगठन खड़ा करना है। तो आपको लोगों के साथ बात करते आपका संगठन बड़ा होता है, तो बोलना वो उसको आता ही है नेचुरली। अच्छा, बोलना। डायरेक्ट सेलिंग के साथ में और कौन से सेक्टर आपको नज़र आ रहे हैं जो आम आदमी को बहुत सारा पैसा दे सकते हैं या तो उसकी बेरोजगारी दूर कर सकते हैं? जैसे कि इंश्योरेंस है, ऐसे आपको कौन से? नॉन बैंकिंग का भी अभी अलग तरीके से आ रहा है, वो क्रेडिट सोसाइटी, मल्टी स्टेट क्रेडिट सोसाइटी के तहत, और वो ज़्यादा सेफ भी है। लेकिन और कौन से आपके नज़रिए से?
जैसे अभी आपने अभी तो सुना होगा कि वो कॉइन वाली कंपनी बहुत सी आ रही है। कॉइन, अच्छा, ये कॉइन, वो कॉइन निकला, ये कॉइन, ये वो तो इलीगल है। हाँ, जो आप ये अभी आपके इतने डॉलर की ज्वाइनिंग है, इतना नहीं परसेंट नहीं, वो अपने देश में अभी लीगल नहीं है। लीगल नहीं है। ऐसे जो चीज़ यहाँ इंडिया में लीगल नहीं है, मेरे हिसाब से लोगों को वो नहीं करना चाहिए। हाँ, अच्छा, इसमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कौन सी चीज़ों को लीगल माना जाता है? जैसे कि मैंने सुना है कि प्रोडक्ट और सर्विसेज, हाँ, अगर वो आपके मंच पे है, आपके प्लान में है, तो ही लीगल है, वरना ये क्रिप्टो, ROI या तो मॉनेटरी स्कीम्स, ये लीगल नहीं है। इंश्योरेंस भी उसमें बेचना लीगल नहीं है। मेरा सवाल ये था कि डायरेक्ट सेलिंग एक हमारे आम आदमी के लिए पैसा कमाने का जरिया है। तो एक रात में तो वो करोड़पति नहीं बनेगा, लेकिन पैसा कमाया जा सकता है नौकरी के पीछे दौड़ते दौड़ते। मतलब अगर कोई बेरोजगार है, उसको नौकरी नहीं मिल रही है, तो वो डायरेक्ट सेलिंग में भी अपना नसीब आजमा सकता है, प्रयास कर सकता है। उसके साथ में जैसे इंश्योरेंस फील्ड है, उसका भी बाकायदा परीक्षा देकर आपको एडवाइज़र बनना पड़ता है। पहले एजेंट बोला जाता था, अब उसको थोड़ा सोफिस्टिकेट कर दिया। हाँ, मतलब वो परीक्षाएं देकर आप एडवाइज़र बन सकते हैं। तो वहाँ पे भी आपको प्रशिक्षण मिलता है और वहाँ पे भी आप सफल बन सकते हैं, और वहाँ पे ज़्यादा सेफ है लोगों का पैसा, है ना। फिर दूसरा आता है स्पीकर के तौर पे। जैसे अभी हमने बहुत सारी कंपनियां मार्केट में आ रही है, आती ही रहेगी, लेकिन उनके एमडीज को खुद को नहीं ट्रेनिंग आता है, तो वो क्या करते हैं, वर्मा साहब आप ट्रेनर हो, आपका कितना लेना है बोलो, हमारे कंपनी के लिए ट्रेनिंग ले लो। तो उस इंडस्ट्री में भी जिसके अंदर वो गट्स है वो जा सकता है। समुपदेशन काउंसलर बन के भी ये कर सकता है, हिप्नोटिज्म भी सीख कर वो ये कर सकता है। ऐसे बहुत सारे रास्ते डायरेक्ट सेलिंग की वजह से ही पता चले। हाँ, बराबर, है ना, सही बात। हाँ, तो ये हर आम आदमी ने डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद में उसका ये ज्ञानवर्धन तो होना ही है। हाँ, और इसके साथ में उसके अंदर वो गुणवत्ता है, तो वो क्षेत्र में भी जाकर पैसा कमा सकता है। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सीखना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। हाँ, जितना नहीं तो लोगों को लगता है ये तो मेंबर बनाने का धंधा है। नहीं, चेन सिस्टम है, ये जोड़ने का धंधा नहीं है। लोगों को साथ जुड़ने का धंधा है, टोपी पहनाने का धंधा है, लोगों के साथ जुड़ने का धंधा है। जितने ज्यादा लोगों के साथ आप जुड़ेंगे, उतने ज्यादा पैसे कमाएंगे। बिल्कुल सही। अगर जुड़ने की कला आपको आ गई, जुड़ना सीख गए आप, जैसे समझो हमारे सावंत साहब ट्रेनिंग दे रहे हैं और उनसे हम सीख गए कि लोगों के साथ कैसे जुड़ना है। जितने ज्यादा लोगों के साथ हम जुड़ेंगे, उतनी ज्यादा हमारी इनकम होगी। जुड़ने का बिजनेस नहीं सर, जुड़ने का बिजनेस है। जाते जाते एक अंतिम सवाल, बोलिए सर, कि हमारे आने वाले लोगों के लिए आपकी क्या सलाह? सर, जो आपने सवाल किया बहुत अच्छा है। मैं जैसे अभी थोड़ा टाइम पहले आपने बुक के बारे में पढ़ा था, तो उसी किसी एक बुक में मैंने पढ़ा था कि जेल से निकलना है तो सुरंग बनाइए। सुरंग बनाइए। बराबर। तो यहाँ पे मतलब इंडस्ट्री से आपको जुड़ना है, तो एकदम से नहीं जुड़ना है। जो आप काम कर रहे हो वो काम करते हुए आपको हमारे साथ जुड़ना है, या समझो डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ना है। जो भी प्रोडक्ट आपको अच्छे लगते हैं, जो भी सीनियर आपके अच्छे लगते हैं, उनके साथ जुड़िए आप। और धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है, वो समझो सुरंग है, और आप जो भी आप जॉब कर रहे हैं ना, उसको धीरे धीरे आप करके यहाँ पे फुल टाइम आप कर सकते हैं। तो अभी एक टाइम ऐसा आएगा, जो जॉब आप कर रहे हैं ना, वहाँ से 4 गुना 5 गुना इनकम आपकी यहाँ पे हो जाएगी। ये मतलब तब सोच सकते हैं आप, अतिशयोक्ति नहीं है, ये हकीकत है। ये हकीकत है, बहुत सारे उदाहरण हमने देखे हैं, बहुत से उदाहरण दिए हैं, और लोग यहाँ कमा रहे हैं। तो लोगों को जुड़ना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग में। अच्छा, तो वो डायरेक्ट सेलिंग कोई भी कंपनी चूज करते समय उन्होंने कौन सी सावधानता बरतनी चाहिए? आपकी क्या राय है उसकी? हाँ, उसमें ये देखना चाहिए, जो पहली बात तो जैसे 3 PP बताया जाता है। बराबर है। सबसे पहले है कि कंपनी कौन चला रहा है, पर्सन बिहाइंड द पर्सन, कंपनी, उनको देखना चाहिए कि उनके पास कितना तजुर्बा है, कंपनी चला सकते हैं नहीं चला सकते हैं। दूसरी बात, उनका प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट हमारे काम का है कि नहीं। ऐसा नहीं कुछ भी खरीद के रख लिया, ऐसा नहीं, गले में मार दिया कुछ भी, ऐसा हमारे काम का है कि नहीं। तीसरी चीज़ उनको देखना चाहिए कि ये कंपनी चला रहे हैं तो पेमेंट टाइम पे दे रहे हैं कि नहीं, प्लान में वो ताकत है क्या, प्लान में वो ताकत है कि नहीं, पेमेंट बराबर दे रहे। ये सब चीज़ें उनको ध्यान में रखते हुए, हाँ, मतलब वो जब प्लान हम देखते हैं तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे नजर आती है कि बाबा
कंपनी चलाने वाले के पास कितना तजुर्बा है, हाँ। कितना अनुभव है, उनके प्रोडक्ट में कितना दम है और उनके प्लान में कितना दम है, और अगर वो चल रही है हाँ। तो समय पे लोगों को पेमेंट मिल रहा है या नहीं, ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। तो ये थे मोतीलाल वर्मा साहब, जिनका 40 साल का नॉन बैंकिंग, डायरेक्ट सेलिंग और पॉलिटिक्स, इसमें अभी पॉलिटिक्स में नहीं है अभी लेकिन वो पूरे जीवन का उनका प्रवास हमने जानने की कोशिश की। इनका मैं नंबर दे रहा हूँ, नंबर दिया तो चलेगा? हाँ चलेगा। आप उनसे अगर कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, उनके अनुभव का लाभ उठाना चाहते हैं तो लाभ उठाना चाहते हैं तो लाभ उठा सकते हैं। वो कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर उसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो भी आप उनसे पूछ सकते हैं। हम यहाँ पे किसी को भी किसी कंपनी को प्रमोट नहीं करते, लेकिन आप स्वतंत्र हो, आपको अगर जानना है तो आप उनसे जान सकते हैं। उनके तजुर्बे से आपको कुछ मार्गदर्शन भी लेना है तो आप ले सकते हो। जाते जाते एक नॉलेज गेन फाउंडेशन की तरफ से सवाल, आप बढ़ती हुई महंगाई, ये आम आदमी की परेशानी का ये है या आम आदमी की इनकम कम है, यही असली समस्या है। असल में हमारी इनकम कम है, उत्पन्न कम है, यही हमारी असली समस्या है। अगर मान लीजिए आपके पास 2-4 लाख रुपए महीने का आमदनी होता और 2 रुपये 3 रुपये पेट्रोल का भाव बढ़ता है तो क्या आप डरते? नहीं डरते। इसका मतलब है कि हमारी आमदनी हमारे मन मुताबिक नहीं है, यही असली समस्या है। नॉलेज गेन फाउंडेशन के पास एक अच्छा ऐसा अवसर है जहाँ से आप अपनी आमदनी भी बढ़ा सकते हो पार्ट टाइम काम करके। उसके बारे में भी अगर आप ज़्यादा जानकारी लेना चाहो तो नॉलेज गेन फाउंडेशन का भी नंबर नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, आप उनसे पूछ सकते हो और जानकारी ले सकते हो। अगर आपको सही लगा तो उसका लाभ उठा सकते हो। यहाँ पे रुकना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन नए मेहमान के साथ में हमें गपशप करना है तो यहाँ पे रुकना तो पड़ेगा ही। फिर से मिलने के लिए अभी रुकते हैं, आपसे रजा लेते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद। धन्यवाद बहुत बहुत।